हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव अपने यूट्यूब चैनल MM मालवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज भूगोल की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। पहली क्लास में हम लोग जाने हैं भूगोल के विषय में, भूगोल का इंट्रोडक्शन जाने। तो आज हम लोग जानते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। तुम लोगों की हेडिंग होगी भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो आज हम लोग की टॉपिक होगी भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो देखिए, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार जानने से पहले हमें ग्लोब की भी जानकारी होना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक या मानक स्वरूप है जिस पर हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं ग्लोब। अच्छा, ग्लोब से भी एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि ग्लोब के निर्माता कौन है? तो ग्लोब के निर्माता मार्टिन बायहम है। ग्लोब के निर्माता कौन है? तो ग्लोब के निर्माता मार्टिन बायहम है। एक क्वेश्चन बन जाता है, तो हम लोग ग्लोब के निर्माता को लिख लेंगे। आइए हम लोग ग्लोब बनाते हैं। देखिए, यह ग्लोब हमारा है। इस पर देखिए, एक ग्लोब को बीचों बीच अर्थात दो बराबर भागों में एक रेखा बांटती है जिसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा। देखिए, ग्लोब की जानकारी लेने से पहले इसमें हमें अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं को जानना जरूरी है। देखिए, इसमें भारत की स्थिति हमारे ग्लोब पर कहाँ है, किस प्रकार है, किन अक्षांशों के मध्य है, किन देशांतरों के मध्य है, यह जानने के लिए हम लोग पहले ग्लोब बनाएंगे और इसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार को जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पर एक बात ध्यान देना हमें कि ग्लोब पर जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार कुछ अक्षांश रेखाएं मुख्य होती हैं जिनको हम लोग बना लेते हैं। जैसे पहले बात कर लेते हैं 0 अंश अक्षांश रेखा की। इसके बाद एक रेखा होती है 23.5 अंश ऊपर वाले भाग में, जिसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। नीचे वाले भाग में 23.5 अंश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। इसके बाद एक बात और ध्यान देना हम लोगों को है कि यहाँ से यह हमारा जो विषुवत रेखा है, इसके ऊपरी वाले भाग को अर्थात इस पूरे ग्लोब को विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कुल 90 भागों में बटा हुआ यह भाग है। कितने भागों में? 90 भागों में। इसलिए यहाँ ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? 90 अंश नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। और नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? 90 अंश या 90 डिग्री साउथ पोल। क्या कहते हैं? साउथ पोल। यह उत्तरी ध्रुव कहलाता है, यह दक्षिण ध्रुव कहलाता है। अब देखिए, हम लोग 3 अक्षांश रेखाओं के विषय में जाने, और एक अक्षांश रेखा यहाँ है 66 अंश अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। और दक्षिण गोलार्ध में 66 अंश अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा या अक्षांश रेखा, ये मुख्य रेखाएं हैं। इनसे प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए इसके बाद भी हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ से ऊपर कितने भागों में बटा हुआ है गोलार्ध। तो यह ऊपर 90 रेखाएं हैं, नीचे भी 90 रेखाएं। इस प्रकार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे ग्लोब पर
कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए कुल अक्षांशों की संख्या यहाँ पर यदि यहाँ से यहाँ तक बात की जाए तो ऊपर 90 अक्षांश हैं। 90 अक्षांश कितने हैं, 90 अक्षांश रेखा, और नीचे भी कितने, यहाँ से यहाँ तक दक्षिण गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा, प्लस एक यह है 0 अंश। तो यह कुल मिला कितनी हो गई, 181 अक्षांश रेखा हो गई। कितनी अक्षांश रेखा, 181 अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। लेकिन बात ध्यान दीजिए कि यह आपका यहाँ यह रेखा न बन करके बल्कि क्या बन जाता है, एक बिंदु बन जाता है। इसलिए 181 से 2 रेखाएं कम हो जाती हैं, तो इस प्रकार हम लोग क्या कहेंगे, 179 रेखा। तो ग्लोब पे कितनी रेखाएं होती हैं, 179 रेखा। यह बात आप ध्यान देना। ऐसे अगर मानक पूछ लेगा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो हम लोग आंसर देंगे कितना, 180 अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। यदि कह दे ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 179 होती है। 179 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जाते जाते यह एक बिंदु बन जाता है, इसलिए इसकी गिनती रेखा में नहीं होती है। तो इस प्रकार यह अक्षांशों की संख्या ग्लोब पर 179 होगी। अब आइए देखते हैं हम लोग इसमें अच्छा ये तो अक्षांश रेखा हो गई। इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक 90 अक्षांश रेखा ऊपर होंगी, 90 नीचे होंगी, तो कुल मिलाकर के अक्षांशों की संख्या 189। इसके बाद सीखते हैं कि दो क्रमिक अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी पूछ देता है। जैसे 2 क्रमिक अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितना होती है, 111 किमी। यह बात ध्यान दीजिएगा, यह एग्जाम में बन जाता है कि दो क्रमिक अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना होती है, तो 111 किमी होती है। और ये भी पूछ लेता है कि कौन सी रेखा ग्लोब को या धरातल को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वह विषुवत रेखा है। या ये भी पूछ लेता है कि ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो विषुवत रेखा है। आइए इसके बाद इसे कहते हैं नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव, इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा। इस प्रकार दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए इस ग्लोब के आधे से इधर वाले भाग को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, इधर वाले भाग को पूर्वी देशांतर रेखा, और इधर वाले भाग के रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन हमें एक बात ध्यान देना है, यहाँ से इधर के भाग को 180 देशांतर रेखा होती है, यहाँ से इस साइड भाग जो होता है इसमें कितनी होती है, 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। इस प्रकार कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होती है, 360 देशांतर रेखा की 360 देशांतर रेखा होती है ग्लोब पर। तो यह बात ध्यान देना है। अक्षांश की संख्या पूछे तो 179 और देशांतर रेखा की संख्या पूछे तो 360। इधर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध यह कहते हैं। और जो बीच से विषुवत रेखा खींची गई उसे जो बीच से रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत रेखा कहेंगे। जो 23 अंश उत्तरी गोलार्ध में है उसे क्या कहेंगे, ये कहेंगे, ठीक है, कर्क रेखा। जो साउथ वाले भाग में उसे मकर रेखा, जो ऊपर 66 है उसे आर्कटिक रेखा, और जो निचले गोलार्ध में है उसे अंटार्कटिक रेखा कहेंगे, 66 अंश। अब आइए हम लोग इसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार को जानते हैं कि इस ग्लोब पर भारत है कहाँ। तो आइए हम लोग टॉपिक यहीं से शुरू होती है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो देखिए यदि बात की जाए तो भारत हमारा विषुवत रेखा का इस प्रकार है। तो भारत की स्थिति हमारे ग्लोब पे इस प्रकार बनी हुई है।
इस प्रकार भारत हमारा इस प्रकार स्थित है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि भारत किन दो अक्षांशों के मध्य है। पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है, भारत किन दो अक्षांशों के मध्य है। ध्यान दीजिए, पहली बात तो भारत यहाँ से देखा जाए तो ये विषुवत रेखा है, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरी बात यह ध्यान देना हम लोगों को, दूसरी बात यह ध्यान देना है कि जो भारत है किन दो अक्षांशों के मध्य है। तो देखिए मैंने बताया कि ग्लोब पे खींची जाने वाली जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो देखिए यह यदि यहाँ से देखा जाए तो यह कुछ हल्का सा इससे ऊपर स्पर्श करती हुई रेखा यहाँ पर है और एक रेखा यहाँ स्पर्श करेगी आपको यहाँ पर। देखिए यदि हम भारत को देखा जाए तो इन दो अक्षांशों के मध्य है, एक अक्षांश रेखा यह मिल जाएगी आपकी और एक अक्षांश रेखा यह मिल जाएगी। तो देखिए यह भारत का मुख्य भूमि भाग है, क्या है, मुख्य भूभाग है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह जो स्पर्श करती है अक्षांश रेखा, इसे कहा जाता है, यह अक्षांश रेखा है आपकी 8°4', 8°4' से लेकर के यहाँ यह इसकी बात की जाए तो यह 37°6'। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8°4' से लेकर कर 37°6' इन दो अक्षांशों के मध्य में स्थित है। ये बात समझ में आई। यह भारत के मुख्य भूभाग का स्तर है। और देखिए आपको पता होगा यहाँ अंडमान निकोबार है, ग्रेट निकोबार। तो यहाँ एक ग्रेट निकोबार का भाग है जो यह रेखा स्पर्श करती है, यह आपका स्पर्श करती है यह 6°45'। तो देखिए यहाँ से एक रेखा और नीचे है, इसे क्या कहा जाता है, यह 6°4'5" यह रेखा है। तो ऑप्शन बन जाता है कि भारत किन दो अक्षांशों के मध्य है। तो यह 6°4'5" से लेकर के 37°6' तक, या तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन 8°4' से लेकर के 37°6' के मध्य। यह भूभाग है और यह जली भूभाग के साथ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रेट निकोबार को स्पर्श करती हुई एक रेखा और मिलती है, कौन सी, 6°4'5" यह। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक यदि कुल दूरी की बात की जाए, मतलब यह कह लें कि दक्षिणी भाग से लेकर उत्तरी भाग तक की कुल दूरी कितना है। तो यह 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर। ये 3214 किलोमीटर है। यदि हाँ, ये तो बात हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो पूछ लेता है भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है। तो 3214 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, मैं टॉपिकों को लिखते जाता हूँ, आप लोग या बोलते जा रहा हूँ, आप लोग नोट बनाते जाइएगा, क्योंकि हम अलग से इसको नहीं लिखाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है कितना, कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है, कितना किलोमीटर है। तो 3214 किलोमीटर। या इसी प्रश्न को घुमाकर पूछ लेता है कि जो भारत है यह उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। तो यह 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद ध्यान देते हैं, इन दो अक्षांशों के मध्य हो गया। दूसरी बात पूछ लेता है कि भारत किन देशांतर के मध्य है। तो यह देखिए, एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए भारत यहाँ से कुछ ऊपर है, अर्थात विषुवत रेखा से ऊपर है, उत्तर में है। तो पूछ लेता है कि विषुवत रेखा से भारत कितनी दूर है। तो विषुवत रेखा से भारत उत्तर में, विषुवत रेखा से भारत उत्तर में 876 किलोमीटर दूर है। हम लोग लिख लेते हैं, भारत
विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में है। यह बन जाता है प्रश्न कि भारत विषुवत रेखा से कितना दूर है, ऊपर है तो 876 किलोमीटर। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। आगे ध्यान दीजिए, अब देखते हैं कि देशांतर रेखा की बात करते हैं कि भारत किन दो देशांतरों के मध्य है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो भारत है, एक रेखा यह स्पर्श कर रही है और एक रेखा यह स्पर्श कर रही है भारत को। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो यह भारत जो हमारा है, भारत पूर्वी भाग में, गोलार्ध के पूर्वी भाग देशांतर जो है उसमें 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट के मध्य स्थित है। अगर भारत के यहाँ से बात की जाए तो भारत पूर्वी देशांतर रेखा के दो देशांतर रेखाओं के मध्य है। जो देशांतर रेखाएं क्या हैं, 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट के मध्य देशांतरों के मध्य भारत स्थित है। तो हम लोग देशांतर दूरी देख लिए। अच्छा, इस भारत का इधर से देखा जाए, इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है। तो भारत का देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। ये बातें आपको ध्यान देना होगा। तो उत्तर से पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। ये बातें आपको ध्यान देना होगा। आइए अब हम लोग भारत के सबसे पूर्वी भाग की बात करते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब भारत की स्थितियों में विस्तार और देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लेता है। देखिए ऐसे हम बना दें। एक बात है, भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। दक्षिणी वाले भाग में जो भारत है उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, क्योंकि वह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो ये देखिए भारत का हम लोग दक्षिणी भारत का भाग बनाए हुए हैं। यह देखिए आपका, तो मैंने आपको एक बताया था कि यहाँ से एक रेखा स्पर्श करती है, कौन सी, 8 अंश 4 मिनट। यहाँ एक राज्य है तमिलनाडु, आपका तमिलनाडु। यहाँ ध्यान दीजिए, तमिलनाडु यह है तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु में एक स्थान है कन्याकुमारी। यहाँ क्या है, कन्याकुमारी। और इसी कन्याकुमारी में एक स्थान है, कौन सा, केप केमुरिन। कौन सा है, केप केमुरिन, केप केमुरिन, केमुरिन। तो पूछ लेता है कि भारत का सबसे दक्षिणी भूभाग कौन सा है, तो हम लोगों का आंसर होगा, ये होगा कन्याकुमारी में स्थित है केप केमुरिन। यह सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का है और यह मुख्य भूभाग का है जो स्पर्श करता है 8 अंश 4 मिनट को। और देखिए यह एक त्रिबिंदु भी है, क्योंकि यहाँ जो है इसी स्थान पे 3 समुद्रों की सीमाएं मिलती हैं। कौन कौन सी, इधर देखेंगे हम लोग तो अरब सागर होगा। कौन सा होगा, अरब सागर। इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी कर सकते हैं इसे,
बंगाल खाड़ी। इधर आपका होगा हिंद महासागर, कौन सा है नीचे, हिंद महासागर, हिंद महासागर। यहाँ तीनों समुद्र यहाँ मिलते हैं, या तीनों समुद्रिक सीमाएं यहाँ पे मिलती हैं। तो यह कौन सा स्थान है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ लेता है तो कौन सा होगा, ये होगा आपका एक, ये हो जाएगा कन्याकुमारी में, ये स्थान हो जाएगा केप केमुरिन। इसके बाद ये बात आ गई। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ एक ग्रेट निकोबार है, यहाँ क्या है आपका ग्रेट निकोबार है, यह एक द्वीप है। तो ग्रेट निकोबार जो है इस मुख्य भूभाग से भी दक्षिण में स्थित है। तो यह देखिए यहाँ एक रेखा यहाँ स्पर्श करती है, यह है 6:4-5 यह। तो इस वाले भाग को जो यहाँ स्पर्श करती है इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। मतलब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जलीय या समुद्री में देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, यह हम कह सकते हैं। यह ग्रेट निकोबार है, क्या है, ग्रेट निकोबार। और यहाँ पे क्या है आपका इंदिरा पॉइंट, क्या है, इंदिरा पॉइंट। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो जल में है। यह एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसी का भूभाग है। और इसी इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहता है, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। तो यहाँ से दक्षिण भूभाग को पूछ लेता है तो सबसे दक्षिण में कौन सा है मुख्य भूभाग का स्थान, ये हो जाएगा केप केमुरिन। और जल में पूछ देगा या ऑप्शन में ग्रेट निकोबार में आ जाएगा, पूछ देगा तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और इस इंदिरा पॉइंट का नाम भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया है। आइए हम लोग देखते हैं, ये तो दक्षिण का भूभाग हो गया और यहाँ से ये आपका गुजरात मिल जाएगा। ये पूरा जलीय सीमाओं से लगे हुए राज्य हैं इधर। तो यह भारत के जो दक्षिणी भारत है उसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, ये बातें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो इन दो अक्षांशों को समझ लीजिएगा आप। तो हम लोगों का एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भारत का सबसे दक्षिण मुख्य भूभाग कौन सा है, कौन सा है। तो आंसर होगा एक केप केमुरिन, ठीक है। उत्तर क्या होगा, केप केमुरिन। यह आपका सबसे दक्षिण भूभाग होगा। यदि मुख्य भूभाग हटा देगा यहाँ से तो आपका आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। देखिए यहीं से बन जाता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, अब ध्यान दीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ये बातें समझ आ रही है। और इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट। ये दो क्वेश्चन दक्षिण भूभाग से बन जाते हैं। और ये कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है। और ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार में है। ये कहाँ आपका है, तमिलनाडु में।
तमिलनाडु में। ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में। इस स्थान पे एक केप क्रिमेरिन है जहाँ पे तीनों समुद्रों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कौन कौन सा? अरब सागर, बे ऑफ बंगाल की और हिंद महासागर की, ये ग्रेट निकोबार। आइए अब हम लोग अपना क्वेश्चन बदलते हैं। पूछ लेता है भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी भाग, तो भारत का सबसे पूर्वी भाग है आपका किपिथु, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तुम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए। भारत का सबसे पूर्वी भूभाग कौन सा भूभाग है? तो क्या है? किबिथु, एक किबिथु है। और ये देखिए, अगर हम भारत का भूभाग बनाएं तो यह आपका है अरुणाचल प्रदेश में। किसमें है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है। तो यह आपका मिल जाएगा कहाँ पे? देखिए, यदि हम अरुणाचल अगर पूर्वी भूभाग को बना लें तो इस प्रकार देखिए, यह तो आपका यहाँ जो स्पर्श करता है यह भूभाग यही कहलाता है किबिथु। अच्छा, तो भारत का सबसे पूर्वी भूभाग पूछेगा या पूर्वी बिंदु पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा किबिथु। यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरी बात, यह एक त्रिबिंदु है। क्या है? यह एक त्रिबिंदु है जहाँ पर 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं। किसकी किसकी? भारत की, वर्मा की और तिब्बत की। 3 देशों की सीमाएं कहाँ पे मिलती हैं? यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, इसकी थ्रू पर। और दूसरी बात पूछ लेता है कि देखिए, तिब्बत से एक नदी आती है जिसे हम लोग कहते हैं लोहित नदी। लोहित नदी इसी स्थान से भारत में एंट्री करती है, किबिथु से। तो ये भी पूछ लेता है कि तिब्बत से लोहित नदी का आगमन भारत में किस स्थान से होता है? तो ये इसी किबिथु स्थान से होता है। और यह भारत का सबसे पूर्वी भूभाग है जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। और देखिए, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ लेता हम लोगों का कि भारत का सबसे पश्चिमी भूभाग कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी भूभाग कौन सा है? तो यह बन जाएगा प्रश्न हम लोगों का कि भारत का सबसे पश्चिमी भूभाग कौन सा है? तो यह है गौर माता। क्या है? गौर माता। यह कहाँ है? आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, रण ऑफ कच्छ में, गुजरात में गौर माता। यह देखिए, हम लोग बना लेते हैं गुजरात को। यह देखिए, यदि यहाँ देखा जाए तो यह भारत का गुजरात स्थान है, गुजरात राज्य है, गुजरात है। यह आपका यहाँ पे हो जाएगा गौर माता। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी भाग या उत्तरी भूभाग। तो भारत का सबसे उत्तरी भूभाग कौन सा है? तो ये सबसे उत्तरी भूभाग है इंदिरा कॉल पॉइंट। इंदिरा कॉल पॉइंट, इंदिरा कॉल पॉइंट।
यह भारत का सबसे उत्तरी भूभाग है। यह आपका लद्दाख में है। अभी देखिए बुक में यह जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा, लेकिन ये लद्दाख अलग हो गया है, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, तो इस समय कहाँ है, लद्दाख में है। अब आगे देखते हैं कि भारत में ये भी पूछ लेता है कि जो विषुवत रेखा है, भारत में 23.5 अंश अक्षांश रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह प्रश्न बन जाता है कि कर्क रेखा कितनी है, 23.5 अंश अक्षांश रेखा, 23.5 अंश उत्तरी भारत के कर्क रेखा मतलब 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है। तो देखिए इसका आंसर होगा 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो देखिए राज्य कौन कौन से हैं, ये प्रश्न में पूछ लेता है। तो हम लोग पहला राज्य होगा आप लोगों का पहला राज्य होगा, देखिए गुजरात। दूसरा राज्य होगा राजस्थान। तीसरा होगा मध्य प्रदेश। चौथा राज्य है छत्तीसगढ़। पांचवा होगा आपका झारखंड। कौन सा होगा, झारखंड। छठा राज्य होगा आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। छठा राज्य होगा आपका त्रिपुरा। कौन सा होगा, त्रिपुरा। और सातवां राज्य त्रिपुरा। आठवां राज्य कौन सा होगा आपका, मिजोरम। तो भारत में 23 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम। इतने राज्यों से होकर गुजरती है। और यहीं से एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि किस राज्य के राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यह क्वेश्चन पूछ लेता है। और देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कितने अंश अक्षांश रेखा पर है। तुम लोग लिख लेते हैं, भारत की राजधानी 28 अंश 7 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा पर है। यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की राजधानी है दिल्ली। भारत की राजधानी यहाँ आप लिख लेते हैं दिल्ली, दिल्ली को पूछता है। तो दिल्ली कितने अक्षांश रेखा पे है, 28 अंश 7 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यदि हम ऐसे बना ले भारत का मैप छोटा सा,
इस प्रकार देखा जाए, ये मानक रेखा बना लेते हैं मैथ समझने के लिए केवल। तो यहाँ से देखिए एक पूर्वी देशांतर रेखा है जो इस प्रकार है और यह भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। इधर वाले भाग को पश्चिमी भारत और इधर वाले भाग को पूर्वी भारत कहा जाता है। क्या कहता है? पूर्वी भारत। और भारत का मानक समय इसी 82 अंश अक्षांश देशांतर रेखा से लिया जाता है। भारत का मानक समय 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा से लिया जाता है और यही रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। लगभग यह पूर्वी भारत इस वाले भाग को, इस वाले भाग को पश्चिमी भारत। अब यह ध्यान देना है कि यह पूछ लेता है कि यह रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी हम लिख भी देंगे और बता भी देते हैं। आइए इसके पहले और समझ लेते हैं। और इस वाली रेखा जो है यह क्या है? यह है आपकी 23 अंश, ठीक है, अक्षांश रेखा, 23 अंश अक्षांश रेखा। यह भी भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। इधर वाले भाग को उत्तरी भारत, इधर वाले भाग को दक्षिणी भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत। और इसी वाले भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आपका अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर है हिंद महासागर। इसलिए यह भूभाग जो है जल से 3 ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्योंकि प्रायद्वीप उसे ही कहते हैं जो भूभाग 3 ओर से जल से घिरा हो। तो आइए, तो यह पूछ लेता है कि यह भारत की 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके साथ एक बात और कि 5 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए, यह है आपका आंध्र प्रदेश। आइए हम लोग इसको मिटा के लिख लेते हैं तो भूल जाएंगे, आप लोग लिख नहीं पाएंगे जल्दी से। देखिए, यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। पहला क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य होगा आपका उड़ीसा। तीसरा राज्य होगा आपका छत्तीसगढ़। चौथा राज्य होगा आपका मध्य प्रदेश। और 5वां राज्य होगा आपका उत्तर प्रदेश। तो यह एग्जाम में पूछ लेता है कि 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आंसर होगा 5 राज्य, 2, 3 या 4 या 5 राज्य। इन्हीं 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। दोस्तों, ये मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। और हम आपसे मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।